लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे थे। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने मैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ देखा, लेंज लॉ देखा, मोशनल ईएमएफ देखा और उस सब के प्रॉब्लम किए। यही सब किया है। हाँ सर। आज इसी में आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन किसको कहते हैं? तो देखो, कॉमन सेंस से सोचो कि अगर कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड याद है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा कोई कॉइल है जिस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। समझना इस फेनोमेना को, बहुत ही अच्छी चीज है ये। ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रहता है, हम लोग देखते नहीं है, पता नहीं चलता है। तो देखो, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तब तो इसके अंदर इस करंट के कारण एक इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ सर। इधर मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इसके कारण। हाँ सर। होगा। अब सोचो कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है और इसका रेडियस r है, कुछ भी ऐसा, ये सब चीजें, इसका रेडियस r है, तो इसमें टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे सिस्टम में? तो B, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n, मतलब हर एक लूप में B इंटू पाई आर स्क्वायर फ्लक्स होगा और ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ लूप हैं। हाँ सर। है ना? अच्छा, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B को क्या लिखते हैं? म्यू नॉट एन आई। हाँ सर। याद है? हाँ सर। अच्छा, इसमें स्मॉल n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। वेरी गुड। तो इसको कैपिटल N अपॉन L बोलेंगे, इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू n, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन L इंटू आई, ये फ्लक्स होगा। हाँ सर। और इस फ्लक्स के, ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट समझा रहा हूँ, फॉर्मूला तो आते हैं उस पर। अच्छा, एक काम और, इसमें एल का टर्म आएगा बार बार, तो इस एल को स्मॉल एल लिख देते हैं, नहीं तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा। इसको स्मॉल एल लिख देते हैं, ऊपर एल नहीं लिखा था, ठीक है। तो इस फ्लक्स, ये फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद का करंट, हाँ सर। है ना? दिस फ्लक्स is due to its own current। अभी तक जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल था, एक्सटर्नल। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, खुद का करंट है। तो इस आई में, दैट इज इस करंट में कोई चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, होगा। सो फ्रॉम लॉ ऑफ इंडक्शन,
induced EMF is equal to minus L d phi by dt, सॉरी माइनस d phi by dt। हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस ये पूरा का पूरा टर्म म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर इंटू ए अपॉन लेंथ L जो कुछ भी है इंटू DI बाई dt, है ना। ये जो कुछ भी इतना बड़ा टर्म मैंने लिखा, ये टर्म क्या है, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है ना। कितना हाँ नंबर ऑफ सर। टर्न है, कितना एरिया है, कितना लेंथ है, उस सब पे डिपेंड करता है। और अंदर का मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट कितना है उस पर डिपेंड करता है। इस पूरे टर्म को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका हाँ ऐसा सर। यूनिट होता है हेनरी। और ये फेनोमेना है सेल्फ इंडक्शन। सो इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द फेनोमेना ऑफ, ये मैंने ऐसा कॉइल बनाया है, कोई भी शेप साइज हो सकता है ना। हाँ तो द फेनोमेना ऑफ, बट उसका एल दिया हुआ है तो उसके शेप साइज से मुझे मतलब नहीं है। आई बात समझ में। हाँ सर। सो द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ induced EMF due to change in own current of a coil is called self induction। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, है ना। हाँ सर। तो सेल्फ इंडक्शन का इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू DI बाई dt। ये मत समझना कि ये एल का ऊपर वाला फॉर्मूला है, वो तो उस कॉइल में लगाया इसलिए ऐसा है, ये किसी भी तरह के कॉइल में हो सकता है ना। हाँ सर। तो रुको ऐसे कर देता हूँ। और सेल्फ इंडक्शन, सो बुक में 9 मतलब 11-12 के बुक में रहता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। फ्रॉम लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू DI बाई dt। तो ये जो L प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। समझ आया। हाँ सर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो एक कॉमन सेंस वाली बात, इससे तुम लोग क्या समझे वो देखते हैं। सपोज इंडक्टर को ऐसे, मतलब स्प्रिंग के जैसा, सर्किट में ये स्प्रिंग के जैसा दिखे कभी, तो उसको स्प्रिंग मत, मतलब उसको रेजिस्टेंस मत समझना, ये इंडक्टर होता है। तो कोई एक इंडक्टर L है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, और I सपोज इंक्रीजिंग है ना, करंट इंक्रीजिंग है मान लो। तो इस कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा? तो वो इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। हाँ सर। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा होगा, समझ गए? और इसका मैग्नीट्यूड होगा L di/dt के बराबर। क्लियर है? क्लियर है ये बात? यही अगर डिक्रीजिंग करंट है मान लो, सब कुछ यही। तो अगर ये करंट डिक्रीजिंग है, तो अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस डिक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, पोलैरिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? ये बात समझ हाँ रहे हैं सर। आप लोग? ये बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कहूं, ध्यान से सुनना जरा सा, कि कोई भी इंडक्टर हो, यही वाला, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। मान लो ऐसा इंडक्टर है, इस पॉइंट को हम A कहते हैं और इस पॉइंट को हम B कहते हैं। तो अगर हम ऐसा फॉर्मूला ही बना लें कि VA माइनस VB, है ना, ये L माइनस L di/dt के बराबर ही होगा। तो ये दोनों केस में जो भी हो हमारा काम चलेगा। अगर I इंक्रीजिंग है तो di/dt पॉजिटिव आएगा, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव आएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं जो हमेशा काम देगा, पोलैरिटी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। समझ आया आप लोगों को ये बात? समझ आया कुछ? बोलो तो सही। हाँ सर। अच्छा, एक मिनट। अगर समझ आया, बहुत छोटी सी चीज है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूरत होती है इसकी, तो जस्ट इस छोटे से समझ में जो आपको आया है उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, एकदम सिंपल सा, खाली ये प्लस माइनस समझने की कहानी है। एकदम वन लाइनर है ये सब। तो ऊपर वाला थ्योरी लिखिए और वो लिखने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सब लोग सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, खाली मुझे आपको समझाना है छोटा सा कॉन्सेप्ट।
दिख रहा है? हाँ सर।
सर ट्राई कर लिया। सबने लिख लिया, ट्राई कर लिया सबने? हाँ सर। बोलो फटाफट बताओ फर्स्ट का आंसर। सर 9 वोल्ट। चलो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी -5 आई आर इज वी बी, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। ये एक जनरल बात हो गई। अब इसमें से ए, आई कांस्टेंट है, है ना? हाँ सर। तो हाँ आई कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी 0 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, वी ए -5 -2 इंटू 2 इज वी बी। सो वी ए माइनस वी बी इज 9 वोल्ट। एक आंसर हो गया। हाँ सर। बी, इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब डी आई बाई डी टी मेरा +1 एम्पियर पर सेकेंड है और आई की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो पुट कीजिए इसमें। सो वी ए माइनस एल कितना है 1, सो 1 इंटू 1 -5 -2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू वी बी, है ना? तो इसमें हाँ वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट मिला। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। सी, सी में मैं ऐसा लिख दूंगा, डी आई बाई डी टी अब -1 हो जाएगा, होगा? बोलो। हाँ सर। होगा। सो वी ए -5, नहीं, पहले एल डी आई बाई डी टी है ना, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा ये, -5 -4, दिस इज इक्वल टू वी बी। तो यहां से वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। सबको समझ आया ये? बोलिए। सर आपने एक वे में लूप रूल जैसा कुछ यूज किया ना? क्या? आपने यहाँ पे लूप रूल जैसा वो फॉर्मूला लिखा ना, फर्स्ट आपने जो लिखा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड बोल सकते हो इसको। अच्छा ठीक है सर। लिख रहे हो या हो गया है? सर
एक एक्सरे कम दिया है। हम पिछवाए हैं ना, गर्दन का 2 गो था और एक ये 3 और एक ये 4 होना चाहिए ना। गर्दन में लैटरल भी और सीधा भी दोनों था ना, और ये 3 को दिया है। सर माइक। सॉरी बेटा, वो एक एक्सरे का रिपोर्ट मैं अपनी देख रहा था, जस्ट अभी आया। चलो ये हो गया, आगे बढ़ूं। हाँ सर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखिए, सपोज ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो T इज इक्वल टू 0 पर इसमें करंट 0 है। स्विच करने के बाद करंट इसमें बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो? आवाज आ रही है? हाँ सर। जब स्विच, ऐसे सोचना मेरी बात, जब स्विच ओपन है तो उस समय इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, नहीं है ना? नहीं सर। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर में करंट 0 से जैसे ही इंक्रीज करेगा, इंडक्टर उसका अपोज करने लगेगा। हाँ सर। मतलब बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। देखो, सो इसके क्रॉस जो अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होगा, अपोजिंग ईएमएफ, तो ऐसा होगा ना, इस अपोजिंग ईएमएफ की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी होगी। हाँ सर। अच्छा, सो फॉर पी बाय द बैटरी, इसको हम लिख देंगे आई इंटू एल डी आई बाई डी टी। V इंटू आई पावर होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन। हाँ सर। तो dw बाई डी टी इज इक्वल टू L इंटू आई इंटू डी आई अपॉन डी टी। So dw will become L इंटू आई डी आई। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी मिल जाएगा, हाँ सर। वही एनर्जी स्टोर्ड होगा। So integrating both sides, हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल dw इज इक्वल टू L इंटीग्रल आई डी आई। तो 0 से कोई भी करंट आई एस्टेब्लिश होने में बैटरी जो वर्क डन करेगा
यही वर्क डन इसमें एज अ एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, है ना। आई बात समझ में। हाँ सर। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया जो आपको याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दुनिया के किसी भी इंडक्टर में अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर होगा, जैसे कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर हुआ करता था। हाँ सर। हाँ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर साउंडिंग एक्सप्रेशन है, इसलिए बोला मैं हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे एलआर सर्किट्स। तो एलआर सर्किट में जैसे नाम से ही लग रहा होगा, एल हो गया इंडक्टर और आर हो गया रेजिस्टेंस। तो एलआर सर्किट में दो पार्ट होंगे, एक जिसमें करंट इंक्रीज कर रहा है और जिसमें करंट डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। लिखना मत, थोड़ा ये समझने का, मैं बताऊंगा तब लिखना। एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये आसान रहेगा। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। सपोज किसी भी सर्किट में एक एल है और एक आर है और एक बैटरी है, एक स्विच है। इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी मान लो ई है और इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई लिखते हैं, इसमें वी लिख देता हूँ, वी है और ये स्विच है। तो स्विच जब क्लोज करेंगे तो T इज इक्वल टू 0 पर सर्किट में कोई करंट नहीं था, ठीक है। अब जब क्लोज करेंगे और इसमें लूप रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो, V माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। सो V माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ऐसा लिखेंगे। So di upon v minus ir, this is equal to dt upon l, ऐसा कुछ बोलिए। हाँ सर। हाँ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों ओर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा होगा, इंटीग्रल डी आई अपॉन वी माइनस आई आर इज इक्वल टू इन 1/l इंटीग्रल डी टी। t इज इक्वल टू 0 पर करंट वाज 0, t इज इक्वल टू t पर लेट से करंट इज I। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ln ऑफ v माइनस आई आर अपॉन v और r का I का कोफिशिएंट माइनस r 1/r, यहाँ समझ रहे हो, हाँ सर। इज इक्वल टू t अपॉन l होगा। सो ln इंटू 1 माइनस आई आर बाई वी इज इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल, ऐसा होगा। सो 1 माइनस आई अपॉन वी बाई आर ऐसा लिख देते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल, ऐसा। तो यहां से दिख रहा है आई इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल, ऐसा एक्सप्रेशन दिखा हाँ सर। आरसी सर्किट के जैसा। हाँ सर। तो देखो ये जो V अपॉन R है ये मैक्सिमम करंट है,
हाँ सर। मतलब जब करंट इस इंडक्टर में स्टेडी हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा, है ना। या सर एक बार बोलो ना वापस। करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा ना, क्योंकि इंडक्टर तो -L/di/dt होता है ना। हाँ सर समझा। हाँ सर। तो करंट चेंज ही नहीं हो रहा है तो कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो इसमें करंट का ग्रोथ कैसे होगा, t इज इक्वल टू 0 पर 0 और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर जाकर मैक्सिमम आई नॉट के बराबर होगा। तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। हाँ सर। दूसरा, इसमें क्या होगा, टाइम कांस्टेंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट यहाँ पर कितना होगा, L/R, तभी तो e⁻⁻1 आएगा ना। हाँ सर। I कितना हो जाएगा, I0 इंटू 1 - 1/e ऐसा होगा, बोलो। हाँ सर। तो अप्रोक्सीमेटली 0.64 I0 होगा, हाँ सर। है ना। तो एक टाइम कांस्टेंट में 64% मैक्सिमम करंट का बिल्ट हो जाता है, और ये आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आया समझ में, हाँ सर। कॉपी कर लीजिए इसको। फिर आरसी आई मीन एलआर सर्किट में डिस्चार्जिंग सर्किट भी बताता हूँ। पहले डिस्चार्जिंग मतलब डिके ऑफ करंट वाला भी, ये तो ग्रोथ ऑफ करंट है। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबने लिख लिया? बी, decay of current in a large circuit इसका डायग्राम ऐसे समझिए, सपोज ये L है और ये R है और ये जस्ट ऐसे इसी स्विच से ज्वाइंड है और यहाँ ऐसे ज्वाइंड है, मान लो। समझना ध्यान से, इस स्विच को S1 कहते हैं, इस स्विच को S2 कहते हैं। S1 इज क्लोज्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसमें करंट इनिशियल I0 फ्लो हो रहा है ना? हो गया ऐसा? हाँ। अच्छा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर करंट इन द इंडक्टर I0 है। अब अगर S1 को ओपन कर देंगे और S2 को क्लोज कर देंगे, अभी समझ रहे हैं आप? तो S2 को क्लोज किया और S1 को ओपन किया, तो अब क्या होगा? इसमें करंट डिक्रीज होगा, है ना? किसमें? इंडक्टर में। तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो अब ये कैसा लिखेंगे? -LdI/dt -IR इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे? बोलिए। हाँ So -LdI/dt is equal to IR. So -DI upon I is equal to R by L dt, कुछ ऐसा होगा। इसको दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए। So integral DI upon I is equal to -R by L integral dt। t is equal to 0 पर इनिशियल करंट इज I0, t is equal to t पर करंट इज I। तो ये क्या हो जाएगा? ln I अपॉन I0 इज इक्वल टू -RT/L, ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ सर। तो I इज इक्वल टू I0 इंटू e⁻² -RT/L, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। हाँ सर। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें टाइम के साथ करंट डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल करंट I0, और ये डिक्रीज होके इंफिनिटी टाइम के बाद 0 होगा। तो करंट I वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा होगा। हाँ सर। और इसमें एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा?
मतलब T इज इक्वल टू L बाई R पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 0.36 अप्रोक्सीमेटली I नॉट होगा। हाँ मतलब सर्किट हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 64% ऑफ करंट, है ना। हाँ सर। That is, circuit has lost 64% of current। आया समझ में? हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी।
लिख लिए? हाँ सर। चलो फटाफट इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले इजीएस्ट वन, ये बताओ। इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, दिमाग लगाने का काम है, केवल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का दिमाग लगाओ और कुछ नहीं।
बोलो कुछ समझ आया? बताइए। तो t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा ना करंट। जीरो मतलब आई जीरो होगा, आई वन जीरो होगा, आई टू जीरो होगा, क्या जीरो बोल रहे हो? सर i1 तो 0 होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तो देखो एकदम समझने वाला है। t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर i1 तो 0 होगा, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर। और i2 की वैल्यू v बाई आर होगी, लूप रूल। है ना? हाँ सर। t इक्वल टू इंफिनिटी वाला बता दो तो मैं समझ जाऊं। इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेडी करंट आ जाएगा, बोलो। हाँ हाँ मतलब इसका अपोजिशन बंद हो जाएगा, है ना? मतलब I1 और I2 दोनों V बाई आर के बराबर हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। रीजन क्या है कि एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी E इंड्यूस्ड विल बिकम 0। मतलब इसका कोई रोल नहीं बचा L का। ये बेसिक बात समझ आए? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो, अब एक इससे एक स्टेप ऊपर अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं। इसको करो प्रॉपर डेरिवेशन के जैसा करोगे तभी होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बुक में तुम लोग करते रहना, वो सिखाना कोई काम नहीं है। तो जैसे आरसी ग्रोथ सर्किट और डीके सर्किट में मैंने लूप रूल लेके पूरा सॉल्व किया, वैसे करोगे तब जाके 2 होगा। और तब जाके हो सकता है मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊं, बट वो बाद में, पहले तो कीजिए तो सही। सेकेंड क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए।
हो गया सर। क्या आंसर आया? 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर E/3R into bracket 1 minus e raised to minus 3RT by 2L। वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को आया या बताऊं मैं? फिर एक बार आंसर लिख दो ना। देखिए इधर ध्यान से सीखो, बस एक क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड तो आप लोग कर ही लोगे। सॉरी, यहाँ बैठ रही है ना। करंट यहां से निकला, लेट से आई, ठीक है, उसमें से कुछ इधर गया और कुछ इधर गया, तो जो इधर गया इसको I1 कह देते हैं, तो इसको मैं I माइनस I1 लिखूंगा। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें लूप रूल अगर लगाएं लूप 1 में, शॉर्टकट भी बताऊंगा बट पहले ध्यान से समझो। E माइनस I1 इंटू R माइनस IR, दिस इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? वापस इसमें बेटा I आ जाएगा ना, हाँ इधर से I माइनस I1 और इधर से I1 मिलकर वापस इसमें I आ जाएगा, तो इस लूप में ऐसा लिखेंगे। बोलो। हाँ सर। तो ऐसा कुछ मिल गया एक इक्वेशन। यही काम लूप 2 में करते हैं, मान लो। सो माइनस LdI1/dt माइनस I1R प्लस I माइनस I1R, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। बोलिए। हाँ सर। सो माइनस LdI1/dt माइनस 2I1R प्लस IR, दिस इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके अगर हम I का टर्म एलिमिनेट कर दें तो केवल I1 में इक्वेशन बचेगा। हाँ सर। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 1 में ऐड कर दीजिए 2 टाइम्स 2 को, है ना? बोलना भाई। हाँ सर। तो E प्लस I1R माइनस 2LdI1/dt माइनस 4I1R, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। होगा। हाँ सर। सो E माइनस 2LdI1/dt इज इक्वल टू 3I1R, कुछ ऐसा होगा।
So E minus 3I1R is equal to 2L di1 by dt, ऐसा कुछ है ना। हाँ तो इसको सॉल्व कर दो, di अपॉन E माइनस 3I1R, di1 आई नहीं I1 है यहाँ पर, di1 अपॉन 3I1R इज इक्वल टू 1/2L dt। इसको इंटीग्रेट करना है ना। t इज इक्वल टू 0 पर I1 0 होगा और किसी टाइम t पर I1 की वैल्यू I1 लिख दो। क्या पूछा है हमसे, फाइंड द करंट इन I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। हाँ तो ये हो गया ln E माइनस 3I1R अपॉन E इज इक्वल टू माइनस, देखना ध्यान से, 3R/2LT, ऐसा होगा। I1 का कोएफिशिएंट 3R इधर चला जाएगा तो बोलो, बोलो तो सही। हाँ सर हाँ तो 1 माइनस I1 अपॉन 3E/R इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस 3R/2LT, ऐसा कुछ। तो I1 मुझे मिल जाएगा 3E/R इंटू 1 माइनस E⁻² माइनस 3L/2L इंटू T। ये आंसर होगा, है ना। ये प्रॉपर मेथड है जिसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। तो एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। सर वो E अपॉन 3R होगा ना। क्या बोल रहे हो। वो जो 3E/R है वो E/3R होगा ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप में जो आपने लिखा है। बड़ा करने को मुझे दिख नहीं रहा है, कहाँ पर बेटा। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में E/3R होगा, गलत लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये 3 नीचे आ जाएगा, मैंने यहाँ पर भी ये 3 नीचे आएगा और ये ऊपर वाला 3 जाएगा। हाँ।
हो गया? हाँ सर हो गया। हो गया? अब सोचो, शॉर्टकट समझो इसका, जरा सा कोशिश करो ऐसा समझने का। ये नहीं मिलेगा बुक में, इसलिए समझो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ये सब डेवलप होता है। मैं जरा इस डायग्राम को एक बार दोबारा ड्रॉ कर दूं। ये डायग्राम था ना? अब मैं जिस फॉर्मूला में फिटिंग करना चाहता हूं अपने आंसर को, वो फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर टी बाई एल। ये फॉर्मूला है मेरे पास, यही फॉर्मूला है ना? हाँ तो इस फॉर्मूला में आई नॉट, ध्यान से समझना, मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर, और आर को अगर हम आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें तो देखिए मेरा काम बनता है या नहीं। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम करंट के समय क्या होगा, ध्यान से समझना। मैक्सिमम करंट के समय क्या होगा, यहां से करंट आया, कुछ पोर्शन इधर गया और कुछ पोर्शन इधर गया, और इसमें अगर आई मैक्सिमम जा रहा है तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। समझ रहे हो ना? t इक्वल टू इंफिनिटी पर सर्किट में करंट जब स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइज होने का मतलब हुआ कि करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। हाँ सर। अच्छा, तो देखो, तो आर इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है कि ये आर आर पैरेलल में और इस आर के साथ सीरीज में, दैट इज आर प्लस आर बाई टू विच इज 3R बाई टू। दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, उसमें से अब ये वाला करंट जितना भी है उसका आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, क्योंकि दोनों आर आर है, और यही आई बाई टू मेरा आई मैक्सिमम होगा। होगा? बोलो। तो आई तो हो जाएगा ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज ई अपॉन 3R बाई टू, दैट इज 2E अपॉन 3R। ये मैक्सिमम करंट फ्रॉम द बैटरी है ना? और आई नॉट जो मैक्सिमम करंट थ्रू इंडक्टर होगा, इंडक्टर कॉइल के थ्रू जो मैक्सिमम करंट होगा वो आई बाई टू होगा, हाँ विच इज ई अपॉन 3R। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर R की जगह आर इक्विवेलेंट और आई नॉट की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। आई नॉट की जगह ये और आर की जगह आर इक्विवेलेंट अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो बिना किसी इंटीग्रेशन वगैरह किए हुए हम ये एक्सप्रेशन आंसर लिख सकते हैं। हाँ सर। समझ आया आप लोगों को?
है ना। तो ये अल्टरनेटिव मेथड भी लिख लो, और जैसे जैसे हो जाए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही।